नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं धान की खेती के बारे में और कैसे इसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, धान की बम्पर पैदावार, उन्नत कृषि सूत्र। इसमें काफ़ी जानकारी है, खासकर धान रुपाई के बाद क्या करना है पैदावार बढ़ाने के लिए। और एक खास तकनीक पर जोर है, रुपाई के 10 दिन बाद खाद डालने की। तो चलिए देखते हैं स्रोत में क्या क्या नुस्खे हैं, नर्सरी से लेके खाद, जिंक, सब कुछ। बिल्कुल। ये स्रोत दावा करता है कि अगर सही समय पर सही खाद डाली जाए तो पैदावार काफी बढ़ सकती है और इसकी शुरुआत होती है नर्सरी की उम्र से। स्रोत के हिसाब से 21 से 25 दिन की नर्सरी सबसे अच्छी रहती है। अच्छा, 21 से 25 दिन ही क्यों? मतलब इसमें क्या खास है? हाँ देखिए, स्रोत बताता है कि इस उम्र के पौधों में ना वो कल्ले बनाने की मतलब फुटाव लेने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। अगर नर्सरी छोटी हुई या ज्यादा बड़ी हो गई तो फिर वो जड़ों का विकास और कल्ले निकलने की बात है ना, वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती। और उसका असर फिर सीधा पैदावार पर पड़ता है। समझ गया। तो नर्सरी की उम्र तो ठीक हो गई, अब रोपाई के बाद पहला कदम क्या है? खाद वगैरह कब डालनी है? हाँ, तो रोपाई के बाद खाद के लिए ना स्रोत 2 तरीके बताता है। एक तो ये कि रोपाई से ठीक पहले खेत तैयार करते समय ही 50 किलो डीएपी प्रति एकड़ डाल दें, या फिर दूसरा तरीका है कि रोपाई हो जाए उसके 2-3 दिन बाद डालें। अच्छा, स्रोत का ऐसा मानना है कि शायद बाद में डालने से खाद मिट्टी में बेहतर काम करती है। ठीक है। अब आते हैं उस खास बात पर जो आपने शुरू में कही थी, रोपाई के लगभग 10 दिन बाद। तब क्या करना है? हाँ, ये बहुत जरूरी स्टेज है। स्रोत कहता है कि इस टाइम पे ना 3 चीजें मिला के डालनी चाहिए। पहला तो डीएपी, वही 50 किलो प्रति एकड़, ये फास्फोरस देगा जड़ों के लिए। हाँ। दूसरा है सल्फर, करीब 5 किलो प्रति एकड़, ये मिट्टी के लिए भी अच्छा है और थोड़ी फंगस से भी बचाता है। और तीसरी चीज है एक कीटनाशक, जैसे वो काटैप हाइड्रोक्लोराइड वाले दानेदार आते ना, हाँ। वो डाल दें, ताकि शुरू में जो कीड़े लगते हैं उनसे बचाव हो जाए। अरे वाह, मतलब एक साथ ही पोषण और सुरक्षा दोनों का इंतजाम। अच्छा, इसके बाद फिर जिंक का भी कुछ बताया है? वो पत्तों के पीलेपन के लिए। सही कहा, जिंक बहुत जरूरी है, कमी हो तो पैदावार घट जाती है। स्रोत के मुताबिक जिंक डालना चाहिए रोपाई के 15 से 20 दिन बाद। अच्छा, 15-20 दिन बाद। हाँ, और वो जो 33% वाला जिंक सल्फेट आता है वो करीब 5 से 6 किलो प्रति एकड़। लेकिन यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देता है ना, डीएपी और जिंक को लेकर। बिल्कुल, और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। स्रोत साफ कहता है डीएपी और जिंक, इनको कभी भी एक साथ मिलाकर मत डालिए। कभी भी नहीं? जी नहीं। होता क्या है कि जब आप इन्हें मिलाते हैं तो मिट्टी में एक रिएक्शन होता है। आसान भाषा में कहें तो ये दोनों एक दूसरे को बांध लेते हैं और पौधे को मिल नहीं पाते, मतलब उनका असर खत्म हो जाता है। ओह! तो सारा पैसा और मेहनत बेकार। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन्हें अलग अलग टाइम पर ही डालें। पहले डीएपी वाला मिक्स, फिर कुछ दिन बाद जिंक। ये तो वाकई बहुत काम की जानकारी है। मुझे लगता है कई किसान ये गलती कर देते होंगे। अच्छा, और फंगस से बचाव के लिए? हाँ, उसके लिए भी बताया है। अगर जैविक तरीके से चलना है तो ट्राइकोडर्मा डालने को कहा है। लेकिन अगर फंगस लग ही गया है, ज्यादा दिख रहा है, तो फिर केमिकल दवाइयां जैसे कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और खेत की जो सामान्य देखभाल होती है, पानी वानी, खरपतवार निकालना, उसके लिए भी 2-3 बातें हैं। एक तो रोपाई के फौरन बाद खेत में करीब 2-3 इंच पानी रखना अच्छा रहता है। फिर लगभग 20-25 दिन पर निराई गुड़ाई मतलब खरपतवार हटा देना जरूरी है। हाँ वो तो है। और फुटाव और बढ़ाने के लिए, यानी कल्ले ज्यादा निकलें, इसके लिए रोपाई के 25 से 30 दिन बाद 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालने की सलाह भी है। तो अगर मैं इसको समेटने की कोशिश करूं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है: नर्सरी 21-25 दिन की, हाँ, रुपाई के करीब 10 दिन बाद डीएपी, सल्फर और कीटनाशक का कॉम्बिनेशन, सही। फिर 15-20 दिन पर जिंक, लेकिन डीएपी से अलग, बिल्कुल अलग। और फिर जरूरत के हिसाब से फंगिसाइड, और सही टाइम पर यूरिया। एकदम सही पकड़ा। स्रोत का निचोड़ यही है कि अगर इन सभी कदमों का सही समय पर और सही तरीके से पालन किया जाए तो धान की पैदावार को वाकई काफी बेहतर बनाया जा सकता है। ये दिखाता है कि सिर्फ खाद डाल देना ही सब कुछ नहीं है। कब डालना है, क्या डालना है, किसके साथ डालना है, ये पूरी प्लानिंग मायने रखती है। एक तरह का न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का सही तालमेल।
और पता है, इस पूरी बात से एक और ख्याल आता है मन में। हाँ, बताइए। जैसे धान के लिए ये समय और कॉम्बिनेशन इतने जरूरी बताए गए हैं, क्या ऐसा ही कुछ बाकी फसलों के लिए भी हो सकता है? मतलब क्या दूसरी फसलों के लिए भी हम पोषक तत्वों और देखभाल के अलग-अलग स्टेप्स की इतनी ही सटीक टाइमिंग बना सकते हैं, उनके आपसी असर को ध्यान में रखते हुए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले? ये तो सोचने वाली बात है, बहुत दिलचस्प सवाल। और हाँ, जाते जाते स्रोत की वो आखिरी सलाह भी याद दिला दें कि भाई कोई भी नई चीज अपनाने से पहले एक बार अपने इलाके के कृषि विशेषज्ञ से पूछना हमेशा अच्छा रहता है। बिल्कुल, क्योंकि हर खेत अलग होता है, मिट्टी अलग होती है। सही बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।